हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 28 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई। इसी समिति को नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? तो उसमें कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शुरू में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष के रूप में, एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्तर, टी टी कृष्णमाचारी, शुरू में टी टी कृष्णमाचारी नहीं, बी पी खेतान थे। मतलब ये रहा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्तर और बीपी खेतान। उसके बाद में बी एल मित्तर का स्वास्थ्य खराब रहने लगा तो उनकी जगह पर आए थे एन माधव राव, और बीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में, तो उनकी जगह पर आए थे टी टी कृष्णमाचारी। तो इस तरीके से कुल 7 सदस्य थे। तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ये सही है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये बी ऑप्शन जो है गलत है। संविधान का भाग 4A, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है, 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। ये सही है। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो उसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत है बी, गलत है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के लिए एल.एम. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था? तो उस समिति का गठन किया गया था 1986 में, और इसी समिति के सिफारिशों पर 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा 1986। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा? तो वो अनुच्छेद है 21, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने मूल सूची में 4 नए निदेशक सिद्धांत जोड़े थे। ये सही है। 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये भी सही है। 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम में सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया। ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो वो है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है? तो अधिकतम 3 महीने का अंतराल हो सकता है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के राज्य सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया था? तो वो था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा। राइट ऑप्शन ए होगा। घड़ी भारत में किस राजनीतिक दल का प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का प्रतीक है हाथ, पंजा, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP चुनाव चिन्ह है घड़ी, यानी उसका प्रतीक चिन्ह जो है ये घड़ी है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी में व्यापक गुण वह गुण है जिसका मूल्य प्रणाली में मौजूद पदार्थ की मात्रा या आकार पर निर्भर करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एक व्यापक गुण का उदाहरण है? तो थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह के प्रॉपर्टीज पढ़ना होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि जिसका वैल्यू क्वांटिटी पे यानी मास पे डिपेंड करता है और साथ ही साइज पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, ये सभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो इंथैल्पी क्या है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और द्रव्यमान यानी मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह एक ग्रुप एक के जो अल्कली मेटल्स है, क्षार धातु अल्कली मेटल्स, और समूह दो यानी ग्रुप टू के क्षारीय पृथ्वी धातु अल्कलाइन अर्थ मेटल, हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल के तत्व जिनका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और NS2 हैं, वे निम्न में से संबंधित है। तो देखिए अल्कली मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसका NS1 होता है, जैसे सोडियम का 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया, 6 2 8 1 9 9 नहीं 10 हो गया, 6 2 8 2 10 और 3s1 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अल्कली मेटल्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऐसा ही होता है, NS1 ही होता है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल का NS2 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल में जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल मैग्नीशियम का 12 होता है। तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 कितना हो गया, 6 2 8 2 10 और 3s2। तो क्या हो गया इसका 3s2 यानी NS2 के फॉर्म का आ रहा है, अल्कली मेटल का NS1 और अल्कलाइन अर्थ मेटल का NS2। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में जा रहा है, s सबसेल में जा रहा है, इस कारण से ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, s ब्लॉक का एलिमेंट है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए? मतलब प्रेशर सेम हो, टेम्परेचर सेम हो। तो जैसे मान लेते हैं हम ऑक्सीजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, तो इसका मान लीजिए कि 1 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम ले लें, 1 मिलीलीटर, तो सभी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लीजिए कि सबका, तो ऑक्सीजन के जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नाइट्रोजन के, उतने ही हीलियम के होंगे। ये लॉ है एवोगाड्रोज लॉ, इसी को कहा जाता है एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रोज लॉ, राइट ऑप्शन बी होगा। गे-लुसाक का नियम क्या है? गे-लुसाक का, जैसे मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है और क्लोज्ड कंटेनर है, तो इसका वॉल्यूम तो हमने फिक्स कर दिया। तो जब वॉल्यूम फिक्स कर दिया और हीट सप्लाई करेंगे यानी इसका टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रेशर बढ़ने लगता है। यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और इसी को कहा जाता है गे-लुसाक लॉ। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, गे-लुसाक का नियम ये है। निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्या है? जैसे मान लीजिए वाटर हम ले लेते हैं H2, तो इसमें मास का रेशियो कितना है 2 और इसका 16, 1:8 रेशियो है, 1:8 रेशियो है। वाटर हम कहीं से भी लें,
चाहे वो नाली से ले लें, ग्राउंड वाटर ले लें, रेन वाटर ले लें, या कहीं लेबोरेटरी में बनाया गया वाटर हम ले लें, उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा। तो ये है निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाई जाती है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा में होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है? तो इसमें से सोडियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को गर्म करेंगे तो नहीं होगा, प्लेटिनम वायर को भी गर्म करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। इसमें से लेड नाइट्रेट को यदि हम गर्म कर दें, लेड नाइट्रेट मतलब क्या हो गया, PbNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस, जब इसको हम गर्म कर देते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, तो ये टूट जाता है लेड ऑक्साइड यानी PbO, अब प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और प्लस ऑक्सीजन में ये टूट जाता है। यदि हम बैलेंस करें तो 2 PbO होगा, 4 NO2 होगा, इस तरीक़े से, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो मतलब PbNO3 को हीट सप्लाई कर दें, यानी इसका जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो ये टूट जाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक परिवर्तन होता है जब गर्म करते हैं, तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2K + 2H2O, ये जा रहा है 2KOH + H2 में किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया है वो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से रिएक्शन करता है तो Ag के पास में कौन सा आयन है, नाइट्रेट आयन है, और पोटेशियम ब्रोमाइड में कौन सा आयन है, Br जो है। तो इसमें से आयन का एक्सचेंज कैसे होगा, नाइट्रेट जो है Ag के साथ जो जुड़ा हुआ है वो पोटेशियम के साथ जुड़ जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा KNO3। अब प्लस यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो Ag के साथ, सिल्वर के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AgBr बन जाएगा। तो इन दोनों ने अपने आयंस को आपस में एक्सचेंज कर लिया, इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो है पोटेशियम जो है H2O से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया हुआ है, डिस्प्लेस, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पोटेशियम के पास कोई आयन नहीं है, आयंस का एक्सचेंज नहीं हुआ है। इस कारण से ये दोहरी विस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं है। यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है, यह एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है, अपघटन अभिक्रिया भी नहीं है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है, यानी यह सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्योंकि पोटेशियम जो है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O से वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, इस कारण से यह सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो वाटर है उसमें बहुत सारे मेटल्स के आयंस प्रेजेंट रहते हैं, मेटल्स के आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उनको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जब ऑक्सीडाइज कर देगा तो उनको फिल्टर आउट किया जा सकता है। तो उनके जो मेटल्स आयंस प्रेजेंट है, मिनरल्स जो डिजोल्व हुए हैं, उनके ऑक्सीडेशन कराने के लिए इसका यूज किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का। उनको ये ऑक्सीडाइज कर देता है, उसके बाद में उन ऑक्साइड्स को फिल्टर करके बाहर निकाला जाता है और वाटर शुद्ध हो जाता है, पानी शुद्ध हो जाता है। तो यह पानी की अशुद्धियों को घोल देता है नहीं,
यह एक एस्टरलाइजिंग एजेंट है? नहीं, यह एक ऑक्सीकरण एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस कारण से इसका यूज किया जाता है पानी को शुद्ध करने में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइटियम या हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन का एक दुर्लभ और रेडियोधर्मी आइसोटोप है जिसका आधा जीवन यानी हाफ लाइफ लगभग 12 ईयर्स है। ट्राइटियम के केंद्रक में शामिल है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H21 और ट्राइटियम H31। H31 जो ये सिंबल है, इसमें 1 क्या है? एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या है? 1 है। और 3 क्या है? मास नंबर है, यानी मास नंबर A का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो मास नंबर में कौन कौन से आते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं। इसमें से हम अभी देख चुके हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन मिल करके मास नंबर बना रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस 3 है, इसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के किण्वन यानी फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के दौरान सदैव जो यौगिक बनता है वह है। तो शुगर का जो फर्मेंटेशन होता है C6H12O6, जो ईस्ट में जाइमेज जो एंजाइम होता है, ईस्ट कह दीजिए, YEAST, ईस्ट, और इसमें जो जाइमेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है, ये इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ देता है इथाइल अल्कोहल C2H5OH में और कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में। तो इसमें से इथाइल अल्कोहल निश्चित रूप से बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? मिथाइल अल्कोहल तो बनता नहीं है, मेथिलीन नहीं, एसिटिक एसिड नहीं, इथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल निश्चित रूप से बनता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार RNA और DNA के बीच समान है? तो DNA में जो बेस प्रेजेंट रहता है DNA, और इधर RNA हम लिखते हैं RNA। DNA में एडेनिन तो रहता ही है, साइटोसिन भी रहता है, ग्वानिन रहता है और एक थाइमिन रहता है, थाइमिन। और RNA में क्या रहता है? एडेनिन तो रहता ही है, साइटोसिन भी रहता है, ग्वानिन भी रहता है, ग्वानिन भी रहता है, लेकिन थाइमिन की जगह पर यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। तो DNA और RNA में तीनों ही कॉमन है, एडेनिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्लोरोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर हरा शैवाल कहा जाता है, ये सही है। जियोफाइसी या भूरे शैवाल के सदस्य मुख्य रूप से समुद्री आवासों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। रोडोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर पीला शैवाल कहा जाता है। रोडोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर पीला शैवाल नहीं कहा जाता है, लाल शैवाल कहा जाता है। लाल शैवाल, पीला नहीं, क्योंकि उनके शरीर में पीले रंग द्रव नहीं, लाल रंग द्रव R-फाइको एरिथ्रीन की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे जो पीला द्रव दिया हुआ है ये गलत है, यहाँ पे पीला शैवाल जो कहा जा रहा है ये गलत है, लाल शैवाल होगा। इस कारण से सी ऑप्शन सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन में दिया गया है, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते और निषेचन से पहले और बाद में भी खुले रहते हैं, ये सही है। तो इसमें से ए स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है, डी सही है, लेकिन सी गलत है और यहीं चुनना है हमें गलत कथन। तो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन किस प्रकार के संशोधित तने का उदाहरण है? तो लहसुन भूमिगत तना है, संशोधित भूमिगत तना है जिसको बल्ब कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। वे कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जो रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करती है? तो वो है ल्यूकोसाइट्स, जिसको WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर में त्वचा एक श्वसन अंग है?
तो मेढक में त्वचा एक श्वसन अंग है। जनरली मेढक जो है अपने पानी की ज़रूरतों को मुंह से पूरा नहीं करता है, यानी पानी मुंह से नहीं पीता है, वो अपने पानी की ज़रूरतों को पूरा करता है स्किन के थ्रू, और उसका स्किन जो होता है वो वाटर परमिएबल होता है, यानी स्किन से वाटर अंदर बाहर जा सकता है, अंदर जा सकता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा। डायलिसिस की प्रक्रिया में प्रभावित किडनी वाले रोगियों पर प्रयोग किया जाता है, इसमें शामिल घटना है, तो उसमें ऑस्मोसिस शामिल होता है। ऑस्मोसिस राइट ऑप्शन सी होगा। ऑस्मोसिस कैसी घटना है? तो जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है, इसमें 2 आर्म मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी SPM लगा दिया, SPM। इसके राइट साइड में मैं क्या करता हूँ, सॉल्ट वाटर डाल देता हूँ यानी अशुद्ध जल, और लेफ्ट साइड में शुद्ध जल, प्योर वाटर। तो वाटर का कंसंट्रेशन किधर है? शुद्ध जल की तरफ वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और वाटर का कंसंट्रेशन कम किधर है? सॉल्ट वाटर जिधर है, यानी अशुद्ध जल जिधर है उधर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो शुद्ध जल की तरफ से, यानी जिधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए मूव करके अशुद्ध वाटर की तरफ जाएंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाले रीजन की तरफ होगा थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब दूसरे साइड में हम क्या करें कि एक प्रेशर एग्जर्ट करें, यानी अशुद्ध जल की तरफ, यानी जिधर वाटर का कंसंट्रेशन कम है उधर हम प्रेशर एक एग्जर्ट कर दें और प्रेशर को बढ़ाते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि शुद्ध जल की तरफ से वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट अशुद्ध जल की तरफ रुक जाएगा, यानी वाटर के मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाले रीजन में नहीं जा पाएंगे, और इसी मिनिमम प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो ही ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर हम एग्जर्ट कर देंगे अशुद्ध जल वाले रीजन में, तो वाटर के मॉलिक्यूल का उल्टा प्रवाह शुरू हो जाएगा, यानी अशुद्ध से शुद्ध जल की तरफ जाने लगेंगे, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाने लगेंगे, और यह प्रोसेस कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है वाटर को फिल्टर करने के लिए, RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो घरों में लगा होता है। तो डायलिसिस में ऑस्मोसिस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वह भाग जो सीधी रेखा में चलने या साइकिल चलाने जैसे संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है कहलाता है। तो हिंड ब्रेन का जो 2 पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम, सेरिबेलम बैलेंस बनाता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। तो सेरिबेलम हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। और मस्तिष्क का सेरिबेलम जो है दूसरा बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम होता है, जो फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम में क्या करता है? सेरिब्रम जो है हमारे थिंकिंग प्रोसेस, याद रखने, मेमोरी से रिलेटेड, इसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। मतलब थिंकिंग और याद करने वाली चीज़ें कहाँ पे होती है? फोर ब्रेन के सेरिबेलम में होती है। और बैलेंस बनाने का काम करता है सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप, यहाँ पे इंग्लिश में हाइपरटेंशन वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ हाइपरटेंशन दिया जाना चाहिए था। उच्च रक्तचाप तो उच्च रक्तचाप यहाँ पे सीधे पकड़ में आ जाएगा। हाइपरटेंशन इंग्लिश वाले में हाइपरटेंशन वर्ड का यूज किया गया है। तो हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन, यानी उच्च रक्तचाप, रक्तचाप में वृद्धि। राइट ऑप्शन सी होगा। ग्लियाल कोशिकाएं शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ग्लियाल कोशिकाएं जो है वो पाई जाती है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स एंड ग्लाइयल सेल्स, या फिर इसी को न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है। तो ये ग्लियाल जो कोशिकाएं हैं यानी ग्लियाल सेल्स, ये मस्तिष्क यानी ब्रेन का पार्ट है। तो राइट ऑप्शन सी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक दृष्टि से आमतौर पर किसके बीच में विवाह से बचना चाहिए? तो
RH प्लस पुरुष जो है, इसका मतलब है कि उसके ब्लड में RH फैक्टर मौजूद है, और RH माइनस महिला का क्या मतलब हुआ कि उसके ब्लड में RH फैक्टर मौजूद नहीं है। तो इनके बीच विवाह से बचना चाहिए, यानी RH माइनस महिला और RH प्लस पुरुष के बीच में विवाह नहीं कराया जाना चाहिए। यदि हो जाता है तो ये उस महिला और उसके होने वाले बच्चे दोनों ही के लिए हानिकारक स्थिति होगी। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर की कार्य प्रणाली निम्न पर आधारित है। तो वेंचुरी मीटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ये कुछ इस तरीके से पाइप है नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, और यहाँ पे एक यू शेप का मैनोमीटर यहाँ पे लगाया गया रहता है, यू शेप का। इसमें मान लीजिए कि मरकरी वगैरह कोई दूसरा फ्लूइड भर दिया, और इसमें वाटर का फ्लो हो रहा है, इधर वाटर का फ्लो। तो इसको वेंचुरी मीटर कहा जाता है, और इसके हेल्प से हम इसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके रेट ऑफ फ्लो को मेजर कर सकते हैं, यानी उसके स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं। किस स्पीड से फ्लूइड जो है इस पाइप में फ्लो कर रहा है उसको मेजर किया जा सकता है इस वेंचुरी मीटर के हेल्प से। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है? ये बर्नौली के सिद्धांत पे बेस्ड रहता है। बर्नौली का जो इक्वेशन होता है, बर्नौली के सिद्धांत में जो इक्वेशन आता है वो क्या कहता है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है बर्नौली इक्वेशन, यानी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये है बर्नौली इक्वेशन। और बर्नौली इक्वेशन बर्नौली प्रिंसिपल का ही यूज किया जाता है इसमें वेंचुरी मीटर में, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मेजर किया जा सकता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। हुक्स का लॉ, हुक्स का लॉ क्या है? ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। मतलब ये रहा, जैसे मान लीजिए कि कोई सॉलिड है, इस पे जब हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। तो जितना ही लार्जर वैल्यू का स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, मजबूत स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेन डेवलप होगा। तो वो डायरेक्टली एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेस के, विद इन इलास्टिक लिमिट। ये है हुक्स का नियम। और स्टोक्स का लॉ क्या कहता है? स्टोक्स का लॉ कहता है कि कोई भी कंटेनर है, कोई कंटेनर है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। मान लीजिए कोई एक स्फेरिकल बॉल को जब हम इसमें गिराते हैं, बॉल को इसमें गिराते हैं, तो बॉल के सरफेस, इस स्फीयर के सरफेस और इस लिक्विड के बीच में एक फ्रिक्शन एक्ट करता है जिसको विस्कोसिटी कहा जाता है, यानी विस्कस फोर्स एक्ट करता है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा उस पे लगने वाले विस्कस फोर्स का वैल्यू जो है, जैसे जैसे नीचे आएगा उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने की वजह से जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड चेंज होने लगेगा। और जो विस्कस फोर्स इस पे लगता है वो, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। मतलब इस स्फीयर पे लगने वाला विस्कस फोर्स का वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पर तो डिपेंड करेगा, मतलब कैसा लिक्विड है, ऑयल है, हनी है, वाटर है, इन सब में विस्कस फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा, उस पर डिपेंड तो करेगा ही। इस स्फीयर के रेडियस पे डिपेंड करता है और इसके स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा उसका स्पीड जो है डिक्रीज होने लगेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड डिक्रीज नहीं इंक्रीज होने लगेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है, दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तो उस केस में इस स्फीयर का स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। जनरली जो रेन ड्रॉप्स होती हैं उसमें ऐसा ही होता है। रेन ड्रॉप एयर में गिर रही हैं, एयर का जो फ्रिक्शन है,
यानी विस्कस फोर्स उन पे ऊपर की ओर लग रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाता है और उस केस में जो रेन ड्रॉप होती हैं उनका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है, तो वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे की ओर गिरती हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में, किसी लिक्विड में पार्शियली या फुल्ली जब सबमर्ज्ड किया जाता है तो उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको फोर्स ऑफ बुयांसी या बुयांट फोर्स कहा जाता है। और उस फोर्स ऑफ बुयांसी यानी बुयांट फोर्स का वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस्ड किए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होता है। तो इसमें से सही ऑप्शन बी होगा, बर्नौली का सिद्धांत। वेंचुरीमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बर्नौली के प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नाभिक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा उसकी द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होती है? तो ये क्वेश्चन 12वीं क्लास के फिजिक्स से लिया गया है। किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है उसके मास नंबर पे डिपेंड करता है। क्यूब रूट ऑफ मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो किसी न्यूक्लियस का जो रेडियस है उसका फॉर्मूला आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, यानी मास नंबर का 1/3 पावर। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो आ जाता है R इज इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁴ ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। अब यदि हम वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालें तो चूँकि न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल शेप का है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R3। इसका क्यूब करेंगे तो R0 का क्यूब आ जाएगा और A का पावर 1/3 है, इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट करके सिर्फ A आ जाएगा, तो ये वॉल्यूम हो गया। अब डेंसिटी का फॉर्मूला यदि हम निकालें तो हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है। अब मान लीजिए मास नंबर A है तो उसमें प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन है, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, लगभग सेम होता है। तो टोटल मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन से मास नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मास निकल जाएगा और इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, यानी 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A। यह ऊपर हो गया टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस और नीचे हो गया वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। यहाँ से देखिए मास नंबर A जो है मास नंबर से कट रहा है, ऊपर में मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R3, ये सब कांस्टेंट आ रहा है। मतलब ये रहा कि किसी भी न्यूक्लियस का ये वॉल्यूम जो है वो तो मास नंबर पे डिपेंड करता है लेकिन डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कांस्टेंट रहता है। चाहे आयरन ले लीजिए, आप कॉपर ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, हर जो एलिमेंट है उसके हर एक एटम के न्यूक्लियस का डेंसिटी जो होगा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें से डेंसिटी हो जाएगा घनत्व, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीएन जंक्शन फोटो डायोड है। तो पीएन जंक्शन फोटो डायोड, जैसे मान लीजिए कि ये पीएन जंक्शन है, इधर पी टाइप का मटेरियल है और राइट साइड में एन टाइप का मटेरियल है। पी टाइप के मटेरियल में होल ज़्यादा होते हैं और एन टाइप के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, और ये जंक्शन वाला रीजन है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे लाइट एनर्जी फॉल करता है, यानी रेडिएशन जब इस पे फॉल करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एंड होल का यहाँ पे पेयर जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते हैं। रिवर्स बायस में कनेक्शन का क्या मतलब है? पी को आप नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। तो जब एन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो गया तो ये किसको खींचेगा अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन एन साइड की ओर जाएंगे और होल जो है पी साइड की ओर जाएंगे, यानी रिवर्स बायस में कनेक्टेड रहता है ये। तो ये करता क्या है? ये फोटो डिटेक्टर के जैसा काम करता है, फोटो डिटेक्टर के जैसा काम करता है। फायर अलार्म, सेफ्टी अलार्म में इसका यूज किया जाता है।
कैसे यूज किया जाता है? जब इस पे लाइट आएगा, लाइट फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जो है जनरेट होने की वजह से इनका अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा और इस सर्किट में एक करंट फ्लो हो जाएगा। तो जब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे रेडिएशन फॉल कर रहा है, यानी लाइट आ रहा है, और लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, इसको फायर अलार्म, सेफ्टी अलार्म में इसका यूज किया जाता है, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए, फोटो को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये फोटो डिटेक्टर के जैसा काम करता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो देखिए किसी भी सॉलिड को जब हम हीट सप्लाई करते हैं यानी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो मेल्ट करने लगता है। तो जब मेल्ट करने लगता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है या ज़्यादा? सॉलिड फॉर्म में डेंसिटी ज़्यादा और लिक्विड फॉर्म में डेंसिटी कम होती है। लेकिन वाटर के साथ जस्ट इसका उल्टा होता है। वाटर सॉलिड फॉर्म में है जब, यानी आइस के फॉर्म में है तो उसकी डेंसिटी कम है। जब हम हीट सप्लाई करते हैं और वो मेल्ट करने लगता है तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब हम टेम्परेचर उसका इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम नहीं होती है, उसकी डेंसिटी बढ़ती है और 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तांबे के तार की लंबाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध का फॉर्मूला हम जानते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे है। ये कह रहा है कि तांबे की तार की लंबाई दोगुनी की जा रही है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, तांबा ही है, तांबा है तो रो कांस्टेंट हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ कह नहीं रहा है, इसको कांस्टेंट मानेंगे। यानी यहाँ पे रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, तो लेंथ जब दोगुना करेंगे तो रेसिस्टेंस भी दोगुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस 2 टाइम्स दोगुना हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही समीकरण क्या होगा यदि u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण और t समय है? तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ से u निकालें तो क्या हो जाएगा, v माइनस ए टी हो जाएगा। अब ऑप्शन को देख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी नहीं, ये तब होगा जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जनरल फार्मूला ये नहीं होता है। u इज इक्वल टू वी माइनस ए टी, ये जनरल फार्मूला है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समानांतर सर्किट में 2 प्रतिरोधक हों जिनमें से एक प्रतिरोध 8 किलो ओम और दूसरा 4 किलो ओम है तो सर्किट का कुल प्रतिरोध होगा। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और पैरेलल में कनेक्शन का फॉर्मूला जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यदि एलसीएम लें तो 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2/R1R2, और हम यहाँ से R का वैल्यू निकालें यानी R इक्विवेलेंट का निकालें तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा R1 R2/R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला हमारे पास निकल करके आता है, होता है क्या, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। जल्दी से निकालने के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला हम यूज करेंगे। तो R1 R2 मतलब 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 यानी 12। 4 से 12 3 टाइम्स में कट गया, कितना आ रहा है 8/3। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा 8/3, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, यह किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। तो वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल m भी क्या हो गया, मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। यह एक सदिश राशि है, लीनियर मोमेंटम एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें एक परिमाण और एक दिशा होती है। बिल्कुल, वेक्टर क्वांटिटी उसी को कहा ही जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, साथ ही वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करती हो, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या यूं कहें कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हो। और लीनियर मोमेंटम ऐसा करता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन है और ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को भी फॉलो करता है। इसकी SI इकाई किलोग्राम प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड है। कण का नाम, राशि की पहचान कीजिए। तो ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, संवेग है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य पृथ्वी पर अधिक भार डालता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा यहाँ पे।
क्वेश्चन का जो लेंथ है ये काफ़ी कम है, छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर के सही आंसर निकल करके आएगा। मनुष्य पृथ्वी पर अधिक भार डालता है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि किस स्थिति में मनुष्य जो है पृथ्वी को अधिक फोर्स से प्रेस करता है। प्रेस करने की बात यहाँ पे आ रही है, दबाव डालने की यहाँ पे बात आ रही है। तो भार की जहाँ पे बात करें तो मनुष्य जो है चाहे बैठा हुआ हो, चाहे लेटा हुआ हो या खड़ा हुआ हो, तीनों ही स्थितियों में भार तो उसका सेम रहता है, यानी उसका वेट तो सेम रहता है। लेकिन जब बैठेगा तो वो अधिक एरिया पे उस भार को एग्जर्ट करेगा, अपने भार को अधिक एरिया पे। तो हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स तो तीनों ही स्थिति में सेम रहेगा, mg बाई एरिया, चाहे वो बैठा हुआ है, खड़ा है या लेटा हुआ है। फोर्स यानी mg तो सेम है, लेकिन जब लेटा हुआ है तो उस स्थिति में एरिया सबसे ज़्यादा एरिया पे उसका वेट वर्क कर रहा है, लग रहा है सबसे ज़्यादा। तो एरिया सबसे ज़्यादा है लेटे हुए स्थिति में, तो उस केस में प्रेशर सबसे कम होगा। जब बैठा हुआ है उस केस में भी एरिया ज़्यादा है, तो उस केस में भी प्रेशर कम होगा। हाँ, जब खड़ा है तो उसके पैर जितना एरिया छेक रहे हैं उतने ही एरिया पे उसका वेट लग रहा है। तो उस स्थिति में एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी वो अधिक प्रेस कर रहा होगा, यहाँ पे अधिक दबाव डाल रहा होगा। किस स्थिति में? खड़े होने की स्थिति में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें पानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाता है। अभी समझाया हमने, उसका नाम है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस होगा राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि गतिविधियों से उत्पन्न प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो कृषि गतिविधियों से उत्सर्जित होती है। जैसे हम एग्रीकल्चरल वेस्ट को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है। तो 1 सही होगा। मीथेन जो है काऊ डंग से, पैडी फील्ड से या वेस्ट से निकलता है यहाँ पे मीथेन। तो मीथेन भी कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है सॉइल से, डंग से या फिर यूरिन से निकलता है, तो ये भी कृषि गतिविधियों से निकलता है। तो इसमें से 1 2 3 हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? तो एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले जीवों का समुदाय, नहीं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवित जीव रहते हैं, ये भी नहीं। जीवों का एक समुदाय जिसमें भी पर्यावरण के साथ रहते हैं, बिल्कुल। भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और जीव सबसे सही वर्णन करता है जीवों का एक समुदाय जिसमें भी पर्यावरण के साथ रहते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, नहीं, ये कर्नाटक में है, KN कर्नाटक में है, ये गलत है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, ये सही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, ये भी सही है, वाल्मीकि नगर में है, वेस्ट चंपारण। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए गलत है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोकेमिकल स्मॉग किसके बीच प्रतिक्रिया का परिणाम है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NO2, ओजोन और पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी PAN, इन तीनों के रिएक्शन का परिणाम है फोटोकेमिकल स्मॉग, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1974 में, फिर 1988 में इसमें संशोधन किया गया था, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बिहार में महाजनपदों के संबंध में जानकारी प्रदान करता है? तो अंगुतर निकाय, राइट ऑप्शन बी होगा। अंगुतर निकाय के अलावा बौद्ध ग्रंथ महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान दी मदरलैंड पत्रिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो मजहरुल हक के द्वारा शुरू की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में शामिल हुआ था। तो फणींद्र नाथ घोष। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कराया जा रहा है? वैशाली में। राइट ऑप्शन बी होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस स्थान पर 5 ब्राह्मणों से मिले थे? सारनाथ में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। राइट ऑप्शन डी होगा। किसने दावा किया कि पाटलिपुत्र शहर के मामलों का संचालन 30 सदस्यों वाली एक संस्था द्वारा किया जाता था जो 5-5 सदस्यों वाले 6 बोर्डों में विभाजित थी? मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में ये बातें इन बातों का उल्लेख किया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध से अशोक को बहुत दुख और पछतावा हुआ जिसके बाद उसने एक सांस्कृतिक विजय के पक्ष में भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? वह था कलिंग युद्ध। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों के सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों तरफ केवल राजा का चित्र और तारीख थी? नहीं। सामने और पीछे दोनों में केवल देवता और तिथि की छवि थी? यह भी गलत है। आमतौर पर अग्रभाग पर राजा का चित्र होता था और पृष्ठ भाग पर किसी देवता या आकृति की छवि होती थी। ये सही है। अग्रभाग पर आमतौर पर राजा का चित्र होता था और पृष्ठ भाग पर हमेशा एक तारीख होती थी। ये गलत है। इसमें से सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम महाकाव्य मगधी भाषा में किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था योगेश्वर सिंह के द्वारा। योगेश्वर सिंह योगेश मगही के सबसे प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने मगही भाषा में गौतम नामक महाकाव्य की रचना की है। उन्होंने मगही रामायण और मगही गीता भी लिखी है। वह एक शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, योगेश्वर सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसमें से हैदर अली खान होगा। हैदर अली खान बिहार के राजगीर परगना के स्थानीय नेता थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में खुद को राजा घोषित कर दिया था। इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, हैदर अली खान। नेक्स्ट, बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में पिडमोंट दलदल मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट दलदल मिट्टी पाई जाती है पश्चिम चंपारण में। राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार के किस जिले में चाइना क्ले के भंडार है यानी चीनी मिट्टी के? तो भागलपुर में है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सासाराम का शेरशाह का मकबरा किस शैली में बनाया गया था? तो वो इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया था। राइट ऑप्शन बी होगा। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से कौन लोकप्रिय हैं? भिखारी ठाकुर। राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से सबसे लंबी है? तो बिहार के 7 जिले नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। इसमें पश्चिम चंपारण नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है जबकि सुपौल की सीमा सबसे छोटी है। तो इसमें से पश्चिम चंपारण हो जाएगा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है पश्चिम चंपारण। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्ष एवं यक्षिणी मूर्तियां मौर्य काल की उत्कृष्टतम मूर्ति कला के उदाहरण हैं जो प्राप्त हुई हैं। तो पटना से प्राप्त हुई हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। सही युग्म की पहचान करें। डांस फॉर्म अवसर। खोल्डीन बच्चे के जन्म के अवसर पर नहीं। खोल्डीन जो है विवाह के दौरान नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बच्चे के जन्म पे नहीं। कर्मा जो है ये कटाई के अवसर पे, ये बिल्कुल सही है। कर्मा नृत्य जो है ये फसल के कटाई के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो बी सही सुमेलित है। छऊ जो है ये बसंत उत्सव के दौरान ये प्रस्तुत किया जाता है, छऊ नृत्य, होली के टाइम में नहीं। जोगीरा जो है ये होली के टाइम में।
जोगिरा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाने वाला होली नृत्य है, तो ये भी गलत है और डी भी ये भी गलत है यहाँ पे। तो ए भी सही सुमेलित नहीं है, सी सही सुमेलित नहीं है, डी सही सुमेलित नहीं है, लेकिन बी सही सुमेलित है। कर्मा जो है कटाई के टाइम में प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक शिलालेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो ये गौतमी पुत्र सातकर्णी का वर्णन करता है, इनकी उपलब्धियों का। राइट ऑप्शन बी होगा। किस चोल राजा ने शैलेंद्र को नागपट्टिनम में मठ बनाने की अनुमति दी थी? तो राजराज ने दिया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की निम्नलिखित महिला नेता में से किसको 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो विंध्यवासिनी देवी और साथ ही कामाख्या देवी दोनों को ही गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों लोगों को उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा। यह पहली शताब्दी से संबंधित है और हमें भारत और इटली के बीच व्यापार के बारे में बताता है। ऊपर दिए गए कथन का सही उल्लेख किस पुस्तक में है? तो ये नेचुरल हिस्टोरिका में है। नेचुरल हिस्टोरिका में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेचुरल हिस्टोरिका जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मेरठ षड्यंत्र केस ये मार्च 1929 में चला था। ये तीसरा महीना मार्च 1929। काकोरी डकैती अगस्त 1925 में हुआ था, 1925 में। सैंडर्स की हत्या ये हुई थी 1927 में, दिसंबर 1927 में। और चटगांव शस्त्रागार छापा पड़ा था अप्रैल 1930 में। 1930 में तो सबसे पहली घटना जो घटी वो काकोरी कांड हुई। उसके बाद में सैंडर्स की हत्या, उसके बाद में मेरठ षड्यंत्र केस और उसके बाद में चटगांव शस्त्रागार छापा। तो इसमें से सही ऑप्शन जो आ जाएगा 2314 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन कवि की उपाधि उन्हें उनके समकालीनों और प्रशंसकों द्वारा दी गई थी। यह कथन बिहार के किस कवि से संबंधित है? तो यह नागार्जुन से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नागार्जुन का असल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्रा था, वैद्यनाथ मिश्र। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। राइट ऑप्शन डी होगा। और इसी में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया? 1939 में कांग्रेस सरकार के इस्तीफे के बाद। राइट ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस विश्वविद्यालय से कानून में स्नातकोत्तर की उपाधि उत्तीर्ण की थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1925 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा सैंडहर्स्ट समिति या एस्किन्स समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने भारतीय सेना के भारतीयकरण का सुझाव देने के लिए एंड्रू एस्किन की अध्यक्षता में सैंडहर्स्ट समिति या एस्किन्स समिति का गठन किया था और उस समिति में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी सदस्य थे। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय सेना के भारतीयकरण का सुझाव देने के लिए बी ऑप्शन सही होगा। 1924 में कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र मामले में निम्नलिखित में से किसे जेल भेजा गया था? तो इसमें से भेजा गया था मुजफ्फर अहमद, एसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। बांडीवास का युद्ध ये हुआ था 1760 में। बक्सर का युद्ध ये हुआ था 1764 में। प्लासी का युद्ध ये 1757 में। पेरिस की संधि ये हुई थी 1763 में। 1763। तो इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा? प्लासी का युद्ध आएगा 1797। उसके बाद में वांडीवास का युद्ध 1760 में। उसके बाद में 1763 पेरिस की संधि। उसके बाद में 1764 बक्सर का युद्ध। 3142। राइट ऑप्शन डी होगा। प्राचीन भारत में पृथ्वी विष्टान
अंतरिक्ष स्थान और द्युस्थान शब्द किसको संदर्भित करते हैं? तो वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। स्थलीय यानी पृथ्वी विष्ठान, हवाई या मध्यवर्ती यानी अंतरिक्ष स्थान, और आकाशीय। तो ये हैं वैदिक देवता। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया था? जवाहरलाल नेहरू ने मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू किया। नेहरू ने अपने कम्युनिस्ट लेफ्टिनेंट कुंवर मोहम्मद अशरफ के अधीन इलाहाबाद के आनंद भवन में मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम चलाने के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी। तो इसमें से बी ऑप्शन सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की थी? तो प्रभावती देवी ने 1940 में महिला चरखा समिति की स्थापना की थी। प्रभावती देवी, राइट ऑप्शन बी होगा। और प्रभावती देवी कौन थी? जयप्रकाश नारायण की धर्मपत्नी थी। निम्नलिखित में से किस संत का जन्म वाराणसी में हुआ था और उन्होंने पुष्टि मार्ग, अनुग्रह का मार्ग की स्थापना की थी? तो वल्लभाचार्य, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। चंपारण सत्याग्रह 1917 का पहला असहयोग आंदोलन था? नहीं। प्रथम सविनय अवज्ञा था? ये गलत है। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 का पहली भूख हड़ताल थी? ये सही है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 का प्रथम सविनय अवज्ञा था? नहीं, प्रथम सविनय अवज्ञा नहीं था, पहला असहयोग था। तो 3 गलत है, इसमें से 2 सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा या कौन से जोड़ा गलत सुमेलित हैं? तो 1 और 3 गलत सुमेलित है, केवल 1 और 3 राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन का अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है? तो इसमें से अप्रत्यक्ष स्रोत जो है ये गुरुत्वाकर्षण है, भूकंपीय गतिविधियां भी है, ज्वालामुखी विस्फोट जो है ये अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, ये प्रत्यक्ष स्रोत है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग स्प्लिट सिद्धांत किसके निर्माण का वर्णन करता है? तो ये चंद्रमा के निर्माण का वर्णन करता है। पृथ्वी के निर्माण के कुछ समय बाद ही मंगल से 1 से 3 गुना आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। इसने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को अंतरिक्ष में उड़ा दिया। विस्फोटित सामग्री का यह हिस्सा लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर भेजे गए चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा, चंद्रमा। अपर्दन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की रिलीफ विविधताओं के नष्ट होने की घटना को कहा जाता है? तो इसको ग्रेडेशन कहा जाता है। ग्रेडेशन, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा NH रक्सौल सीमा के माध्यम से बिहार को नेपाल से जोड़ता है? तो वो है NH 28A। 28A राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन बी होगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान में हमें AS प्रकार की जलवायु मिलती है? तो कोरोमंडल तट पर मिलती है। AS का मतलब शुष्क गर्मी के साथ मानसून, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पे। तो इसमें से सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय सूती कपड़ा उद्योगों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे उत्तर में है सहारनपुर यानी 2 आएगा, उसके बाद में है देवास यानी 1, उसके बाद में है वारंगल यानी 4, और उसके बाद में है तूतीकोरिन यानी 3, मतलब 2 1 3 4। इसमें से 2 1 3 4 नहीं, 2 1 4 3 होगा। तूतीकोरिन सबसे लास्ट में आएगा जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तूतीकोरिन सबसे लास्ट में आएगा जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 वाला राज्य है? तो वो है मेघालय। मेघालय का दशकीय वृद्धि दर रहा 27.8%। अरुणाचल प्रदेश का रहा था 25.9, बिहार का 25.10 रहा था, और राजस्थान का 21.4% रहा था। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मेघालय का रहा 27.8,
राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोवर जल संधि जोड़ती है। तो डोवर जल संधि जो है वह इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ती है। इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। मतलब डोवर जल संधि जो है वो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है और उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। जल विद्युत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परियोजनाएं। सलाल परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो पी का 3 हो जाएगा। और रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है, तो क्यू का 4 हो जाएगा। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, आर का 1 हो जाएगा। और नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, तो एस का 4 हो जाएगा। यानी पी का 3, क्यू का 4, आर का 1 और एस का 2। तो इसमें से 3, 4, 1, 2 यानी पी का 3, क्यू का 2, क्यू का 4, आर का 1 एंड एस का 2 राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित तत्वों को पृथ्वी की क्रस्ट में उनकी प्रचुरता के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्युमिनियम और उससे कम आयरन है। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन। राइट ऑप्शन डी होगा। किसी नदी के निम्नलिखित में से किस चरण में झरने और रैपिड्स बनते हैं। तो झरने और रैपिड्स जो है युवा अवस्था में बनते हैं, युवा अवस्था यूथ स्टेज में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मलमास मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये राजगीर में लगता है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो नमक की मात्रा सबसे अधिक होती है रेगिस्तानी मिट्टी में। राइट ऑप्शन ए होगा। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का गठन 1988 में किया गया था और इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम के माध्यम से। तो इसमें राइट ऑप्शन बी होगा 1992। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य कर रहा है। तो व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता यानी गैट, व्यापार और टैरिफ पर समान समझौता। राइट ऑप्शन ए होगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च किया। तो आदित्य L1 लॉन्च किया गया 2 सितंबर को। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनी मौद्रिक नीतियों को तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो वो है फिलिप्स कर्व। राइट ऑप्शन बी होगा। फिलिप्स कर्व जो है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी यानी इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच के इन्वर्स रिलेशन को बताता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, फिलिप्स कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएगा। तो ये मनाया जाएगा 23 अगस्त को। राइट ऑप्शन बी होगा। बलस्य मूलम विज्ञानम आदर्श वाक्य है। तो ये आदर्श वाक्य है DRDO का। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। यह एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए किसी देश के निवासियों और शेष दुनिया के बीच वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों में लेन देन को रिकॉर्ड करता है। ये सही है। यह एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए किसी देश के नागरिकों के साथ शेष दुनिया के बीच वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों में लेन देन को रिकॉर्ड करता है। नहीं, देश के नागरिकों का नहीं, देश के निवासियों का। यह वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात और आयात और हस्तांतरण भुगतान को रिकॉर्ड करता है। इसमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल ए है। सही ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का लगभग कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो लगभग 3% का अनुमान है। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी घटकों को मिलाकर का आवंटन सबसे अधिक है जो है, तो 75,000 करोड़ से अधिक है, राइट ऑप्शन सी होगा। कितना है? 79,590 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर है 71.2% और महिला साक्षरता दर है 51.5%। अंतर कितना होगा? 12 में से 5 7, यह 10 में से 1 9 और 1 19.7% है। तो 15 से अधिक लेकिन 20 से कम है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 70% से अधिक है? तो रोहतास में है, सबसे ज़्यादा रोहतास का है 73.37%, पटना का है 70.68%, पटना का 70.68%, भोजपुर का है 70.47%, मुंगेर का है 70.47%, मुंगेर का है 70.46% और औरंगाबाद का है 70.32%। तो 70% से अधिक सभी का है यहाँ पे, तो इसमें से 1 2 3 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ड्रोग पैराशूट परीक्षण किस मिशन से संबंधित है? तो यह गगनयान से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाता है, तो विभाजन हुआ था उसी के लिए मनाया जाता है 14 अगस्त को, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया, वह किसके संस्थापक थे? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर IIM मुंबई कर दिया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यानी NITIE का नाम बदल करके IIM मुंबई कर दिया गया है, तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान बी। हाल ही में समाचारों में देखा गया एरिस एक प्रकार का है, तो एरिस एक प्रकार का कोविड-19 वेरिएंट है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार मालाबार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। 11 से 21 अगस्त तक किया गया सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में राहत कार्यों की निगरानी के लिए एक पूर्ण महिला न्यायिक पैनल नियुक्त किया है, निम्नलिखित में से कौन पैनल का सदस्य नहीं है? तो पैनल में सदस्य हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल अध्यक्ष, न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी और न्यायमूर्ति आशा मेनन हैं। तो इसमें से इंदु मल्होत्रा नहीं है, गीता मित्तल हैं, शालिनी पी जोशी हैं और आशा मेनन हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। भारत बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण कार्य कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लुम्बिनी में शुरू किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता के फाइनल में कितना मीटर दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? तो 88.17 मीटर, राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए जल दोस्त का अनावरण किया है? तो ये जल निकायों से जलीय खरपतवार निकालने के उद्देश्य से, राइट ऑप्शन ए होगा। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली ABMS के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा बन गया है? तो ONGC बना है, ONGC यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरू ने गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण 90 दिनों का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। गुइलेन बेरी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ये न्यूरॉन को प्रभावित करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया कामिकेज है, तो कामिकेज जो है ये
आत्मघाती ड्रोन है, राइट ऑप्शन सी होगा। चौथा राजमार्ग और एलिवेटेड टैक्सीवे शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, राइट ऑप्शन सी होगा। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है? तो नाइजीरिया, राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात अपनी तेज भुगतान प्रणाली को जोड़ने पर सहमत हुए। भारत के यूपीआई का संयुक्त अरब अमीरात समकक्ष क्या है? तो इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत का यूपीआई और यूएई का त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म यानी आईपीपी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं थे? तो सबसे अधिक लंबे समय तक सीएम बने रहने वाले हैं पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के मुख्यमंत्री। वो 24 वर्ष 165 दिन तक सीएम रहे। तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा, पवन कुमार चामलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीसी यशवंत खाड़गे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये इटली में किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। यह उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतालवी अभियान में लड़े थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना है? लिसा फ्रैंचिटी को चुना है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म ने WHO चौथे हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 2023 में पुरस्कार जीता है? तो फिर क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, यानी जब जलवायु परिवर्तन हिंसक हो जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। इस फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर हैं वंदिता सरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भूमध्य सागर में एक प्रवासी नाव पलट गई। इस संदर्भ में पेलोपोनीस प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? पेलोपोनीस प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो ये है ग्रीस में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य की 5 इमारतों संरचनाओं ने सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार जीता है? तो तेलंगाना में 5 ऐतिहासिक भवन संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा, तेलंगाना। स्क्वैश विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो मिस्र है, राइट ऑप्शन बी होगा। उसने फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराया था। पटना में बने देश के सबसे बड़े और बेहतरीन परीक्षा भवन की अनुमानित लागत कितनी है? तो पटना में जो सबसे बड़ा और बेहतरीन परीक्षा भवन कुम्हरार में बनाया जा रहा है और उसकी लागत है 261 करोड़ रुपया, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद दिवालिया होने वाला तीसरा अमेरिकी बैंक कौन सा बन गया है? तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक बना है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? तो 4000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, राइट ऑप्शन ए होगा। जुर्माना क्यों लगाया गया है? वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन नहीं करने की वजह से। राजनाथ सिंह ने किस शहर में देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड द्वारा किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? लियोनेल मेसी को, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके वाणिज्यिक वाइड बॉडी विमान उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बन गई है? विस्तारा बनी है, राइट ऑप्शन ए होगा। किस कंपनी ने कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वैश्विक प्रायोजक के रूप में भारत पे की जगह ले ली है? तो वो है मास्टर कार्ड ने,
राइट ऑप्शन सी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा परफेक्शन IAS के फुल सिलेबस टेस्ट 28 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।